जीवन में संघर्ष है, प्रकृति के साथ, स्वयं के साथ, परिस्थितियों के साथ। तरह तरह के संघर्षों का सामना आए दिन हम सबको करना पड़ता है और इनसे जूझना होता है। जो इन संघर्षों का सामना करने से कतराते हैं वो जीवन से भी हार जाते हैं। जीवन भी उनका साथ नहीं देता। आप देख लीजिए, हर सफल इंसान की जिंदगी में एक संघर्ष की कहानी जरूर होगी। इसलिए जीवन में आने वाले संघर्षों को स्वीकार कीजिए, इनका डटकर सामना कीजिए और खूबसूरत बनाइए जीवन का सफर। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले एक नजर मुख्य गतिविधियों पर। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के बाद आज वित्त मंत्री देंगी जवाब। राज्यसभा में बजट पर चर्चा रहेगी जारी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बजट पर भी हो रही है चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 अगस्त से फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की करेंगी यात्रा। भारत के साथ जुड़ेंगे गहरे रिश्ते, द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नई दिशा देना दौरे का उद्देश्य। भारतीय उद्योग परिसंघ के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत सम्मेलन का विषय उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय, थिंक टैंक से जुड़े 1000 से अधिक प्रतिभागी लेंगे भाग। स्कूली बस्ते का बोझ कम करने के बाद शिक्षा मंत्रालय की एक और पहल। अब बच्चे बगैर बस्ते के भी साल में 10 दिन स्कूल जा सकेंगे। सोमवार को दिशा निर्देश जारी। और विदेश मंत्री का बयान, स्वतंत्र और सुरक्षित हिंद प्रशांत और नियम आधारित व्यवस्था के लिए काम कर रहा है क्वाड। टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हुए शामिल। कहा, विश्व की भलाई के लिए है क्वाड की प्रतिबद्धता। संसद का सत्र चल रहा है और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दोनों सदनों में आज के कामकाज पर। और सबसे पहले बात लोकसभा की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े पत्र भी सभा पटल पर रखे जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद मंत्रालय से संबंधित समिति की सिफारिशों पर वक्तव्य देंगे। वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा वस्त्र मंत्रालय से संबंधित संगठित और असंगठित क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा उपाय के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के संबंध में वक्तव्य देंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड, रबड़ बोर्ड, चाय और समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण से संबंधित समिति के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव पेश करेंगे। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह केंद्रीय रेशम बोर्ड के लिए 4 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव पेश करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह राजभाषा समिति के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव पेश करेंगे। साथ ही नियम 377 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए जाएंगे। इसके अलावा वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। साथ ही जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अनुदानों की मांगों पर सामान्य चर्चा और मतदान किया जाएगा। इसके साथ ही विधायी कार्य में जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पुनः स्थापित विचार और पारित किए जाने की भी आज पूरी संभावना है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्यसभा के कामकाज पर। राज्यसभा में आज सदस्य एम मोहम्मद अब्दुल्ला को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। साथ ही उच्च सदन में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में समिति की सिफारिशों पर अपना वक्तव्य देंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा
एम्स के राजकोट, नागपुर, कल्याणी, पुडुचेरी, रेवाड़ी, नई दिल्ली के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव पेश करेंगे। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से प्रश्नकाल के दौरान दिया जाएगा। 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। वहीं लोकसभा में सोमवार को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने पर निशानेबाज मनु भाकर को बधाई दी गई। सदन ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले अन्य एथलीटों को भी शुभकामनाएं दी हैं। दिनांक 28 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की सुश्री मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मैं शूटिंग स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। उनकी सफलता से पूरे देश में उत्साह और उमंग का वातावरण बन गया है। मैं इस सदन की ओर से अपनी ओर से सुश्री मनु भाकर को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। हम पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे अन्य खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं देते हैं तथा आशा करते हैं कि वे अपने शानदार प्रदर्शन से इन खेलों में देश का सम्मान मान बढ़ाएंगे। वहीं राज्यसभा में दिल्ली के कोचिंग संस्थान में छात्रों की मृत्यु पर गहरा शोक जताया गया और पूरी घटना की समग्रता से जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। राज्यसभा के नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा हुई। चर्चा की अनुमति देते हुए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोचिंग एक फलता फूलता उद्योग बन गया है जिसमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं। उन्होंने इसे गैस चेंबर करार देते हुए कहा कि इसके लिए अखबारों में भी विज्ञापन दिए जाते हैं जिसकी जांच की जानी चाहिए। Coaching has become flourishing industry with high returns, and the kind of advertisements I said need to be examined. Every penny spent on advertisement is coming from the student. Every new building is coming from the student. So there is really need for an approach that can go a long way in tackling it. And one problem I can share with the honorable members, the kind of avenues that are available because of paradigm shift in our working, students are not aware. They are aware of a very limited area, so they get into that lane. I am sure something needs to be done. मैं सदस्यों से कहूँगा, ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है। इस पर जब विज्ञापन की बात आई, तो आप और हम सब रोज देखते हैं अखबार का पहला पेज कोचिंग, सेकंड पेज कोचिंग, थर्ड पेज कोचिंग। इतना भारी खर्चा कहाँ से आता है? उस छात्र से आता है जो अपने सपने को साकार करना चाहता है। नंबर 2, मैं सदस्यों को से आग्रह करूंगा, इस पर सुझाव दीजिए। सीमित दायरा है कोचिंग का, जहां आवश्यकता इस भारत को स्किल की है, स्किलिंग के लिए इतना कुछ हो रहा है, कोचिंग एक सीमित दायरे में सभी को उसमें डाल रहे हैं। ये एक ऐसा साइलो हो गया है जो गैस चैम्बर से कम नहीं है। तो आज के दिन सदस्यों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और आगे के मार्गदर्शन की बात करनी चाहिए। ये घटना दुखद है, पर इस घटना जो लोग 3 गए हैं उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। यदि अगर इस सदन में हम सुझाव देंगे कि हमारे देश के नवयुवकों को कितने मौके हैं, किन किन जगह मौके हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं इसरो गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया। वहाँ कोई IIT का नहीं था, कोई IIM का नहीं था, सब गांव के थे, गांव के स्कूल के पढ़े हुए थे। यदि अगर हम डिसाइलो नहीं करेंगे समस्या होगी। तो सुधांशु जी, मेक कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आल्सो।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त तक ऐतिहासिक दौरे पर होंगी, जिसमें वो फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते जाएंगी। इस दौरे का उद्देश्य इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नई दिशा देना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 9वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 और 6 अगस्त को फिजी में होंगी। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मेवालिली काटोनिवेरे और प्रधानमंत्री सिटिवेरी राबुका के निमंत्रण पर यह यात्रा हो रही है। फिजी की संसद को संबोधित करने के साथ ही राष्ट्रपति भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगी। ये दौरा फिजी और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। वहीं 7 से 9 अगस्त तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड की यात्रा पर होंगी। यहां वो गवर्नर जनरल सिंडी किरो और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात करेंगी। वो एक शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के साथ संवाद करेंगी। इस दौरे से भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी। साथ ही दौरे के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 अगस्त को तिमोर लेस्ते जाएंगी। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा और प्रधानमंत्री काय राला जनाना गुस्माओ से उनकी मुलाकात होगी। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की तिमोर लेस्ते में पहली यात्रा होगी, जो दोनों देशों के बीच सहयोग और संबंधों को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत की ओर यात्रा केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में आयोजित विकसित भारत की ओर यात्रा केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने वाले हैं और ये सम्मेलन भारतीय उद्योग परिसंघ आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण और इस प्रयास में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा को पेश करना है। उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय, थिंक टैंक से जुड़े 1000 से ज्यादा प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से इस सम्मेलन में भाग लेंगे, जबकि अन्य लोग देश और विदेश में स्थित विभिन्न CII केंद्रों के माध्यम से भी जुड़ेंगे। सम्मेलन अगले कुछ वर्षों के लिए प्रमुख सुधार उपायों पर चर्चा करेगा, जिसमें केंद्रीय बजट में जो उपाय दिए गए हैं वो भी शामिल हैं और सामूहिक रूप से विकसित भारत के लिए एक रास्ता तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री के अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण विकास अलग अलग सत्रों को संबोधित करेंगे और प्रतिभागियों के साथ बातचीत भी करेंगे। स्कूली बस्ते का बोझ कम करने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने अब बच्चों को बगैर बस्ते के भी साल में 10 दिन स्कूल आने की पहल की है। मंत्रालय ने सोमवार को इसे लेकर एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें कक्षा 6ठी से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को साल में 10 दिन पढ़ाई के अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व और कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इस दौरान बच्चे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे माली, कुम्हार ऐसे लोगों के साथ इंटर्नशिप करेंगे। मंत्रालय का मानना है कि इससे स्कूलों में पढ़ाई को ज्यादा आनंदमय, एक्सपेरिमेंटल और तनाव मुक्त बनाया जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की इकाई PSS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन द्वारा विकसित ये गाइडलाइन नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 4थी वर्षगांठ पर जारी की गई है। ये न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करेगा, बल्कि बच्चों को कार्यक्षेत्र में स्किल से जुड़ी जरूरतों से भी परिचित कराएगा, जिससे उन्हें भविष्य के कैरियर ट्रैक को तय करने में मदद मिलेगी। NEP 2020 में सिफारिश की गई थी कि कक्षा 6 से 8 के सभी छात्र 10 दिन के बैगलेस पीरियड में शामिल हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से NCERT 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए लाया है फन कोर्स, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का होगा बेहतरीन एग्जाम्पल, जहां बच्चे सीखेंगे 10 दिन बिना बस्तों के, मतलब किताबों के बाहर की दुनिया देखना, नई चीजें समझना, कभी कारपेंट्री में हाथ आजमाना तो कभी गार्डनिंग की हरियाली में खो जाना, कभी पॉटरी मेकिंग
तो कभी इलेक्ट्रिक और मेटल वर्क, कभी वाटर टेस्टिंग तो कभी सॉइल टेस्टिंग को जानना, और हाँ, ऐतिहासिक स्थलों की सैर पर भी निकल जाना और अपने इतिहास और संस्कृति को और भी नजदीक से समझना। कभी तो लोकल कारीगरों और कलाकारों से भी मिलना। मतलब 10 दिन ऐसे कि कभी भूल ना पाएं। आनंद और अनुभव से भरी ये शिक्षा बच्चों में स्कूल के प्रति प्रेम को तो बढ़ाएगी ही, साथ ही उनके भीतर छिपी प्रतिभा को भी मिलेगी नई राह। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच सोमवार को कहा है कि क्वाड समूह में सहयोग ये सुनिश्चित कर सकता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र स्वतंत्र और सुरक्षित बना रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि क्वाड के पास नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी है। हिंद प्रशांत से जुड़े क्वाड समूह के देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की सोमवार को टोक्यो में बैठक हुई। एस जयशंकर ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया और कहा कि ये स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि क्वाड टिकने, काम करने और आगे बढ़ते रहने के लिए है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्रों, बहुलवादी समाज और बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में नियम आधारित व्यवस्था को कायम रखना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विदेश मंत्री ने कहा कि सिर्फ हमारे बीच सहयोग ही ये सुनिश्चित कर सकता है कि इंडो पैसिफिक रीजन मुक्त, खुला, स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध बना रहे। विश्व की भलाई करने की हमारी प्रतिबद्धता की गूंज इस क्षेत्र से कहीं अधिक दूर तक सुनाई देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसलिए यह जरूरी है कि हमारी राजनीतिक समझ मजबूत हो, आर्थिक साझेदारी आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे बीच सहयोग का विस्तार हो और हमारे लोगों के आपसी रिश्ते गहरे हों। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी हिस्सा लिया। Our last Quad foreign ministers meeting was 10 months ago in New York. In that period, we have met each other bilaterally or on the sidelines of other events. Our systems, however, led by our Sherpas, have been continuously interacting. So there is much today to talk about, to agree on, and to plan ahead. These are not easy times. A major challenge is to ensure global economic growth while also de-risking it. Supply chains are a particular focus for resilience, just as we push for trusted and transparent digital partnerships. The march of technology has also acquired extraordinary proportions, holding possibilities of the very manner in which we live, think, and act. In a sense, we are in the midst of a re-globalization. At the same time, it is only our collective endeavors that can proof the international system against disruptions, man-made or natural. But we have significant additional responsibilities as well. As political democracies, pluralistic societies, and market economies, there is the key question of upholding a rules-based order. It is only our collaboration that can ensure that the Indo-Pacific remains free, remains open, stable, secure, and prosperous. The commitment to doing global good that we have all undertaken has a resonance far beyond this region. It is therefore essential that our political understanding strengthens, our economic partnerships grow, our technology collaborations expand, and our people-to-people comfort intensifies. Our meeting should send a clear message that the Quad is here to stay, here to do, and here to grow. Thank you. मॉनसून के आगमन के साथ ही गुजरात की खूबसूरती और बढ़ जाती है। ऐसे में यहाँ होने वाले उत्सव पर्यटकों के लिए किसी ट्वीट से कम नहीं होते। ऐसा ही एक उत्सव है मेघ मल्हार पर्व, जो डांग जिले के सापुतारा क्षेत्र में मनाया जाता है। इस साल ये उत्सव 29 जुलाई से 28 अगस्त तक मनाया जा रहा है। 29 जुलाई को इस उत्सव का उद्घाटन हुआ। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी उत्सव के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की कुछ झलकियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
बाना है बाना 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 ambo jambo sana बाना ambo jambo sana बाना ambo jambo sana तो बिला